नमस्कार, जी संगम फॉलो अप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। सबसे पहले बात करते हैं धमाके का टेरर कनेक्शन। और बिजनौर में 12 सितंबर को एक मकान में हुए धमाके का कनेक्शन आतंकियों से होने के बाद से खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और धमाके के बाद से फरार आतंकियों की तलाश में पुलिस ने 50 टीमें गठित कर पूरे जिले में तलाशी अभियान चला रखा है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से कई अहम सुराग मिले हैं और साथ ही घटनास्थल से मिले सामान को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। वहीं जख्मी आतंकी का इलाज करने वाले डॉक्टर और चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको हम सुनवाते हैं। जी, मेरे पास आया मरीज है, उसने कहा कि साहब मुझे तकलीफ हो रही है और जलन हो रही बहुत ज्यादा, डॉक्टर साहब देख लीजिए मुझे। तो मैंने उसको देखा, देखने के बाद वो जला हुआ, मैंने पूछा भैया किस चीज से जले हो, उसने बताया कि स्टोव फट गया, उससे मैं जल गया हूँ। मैंने उसको देखा, देखने के बाद कहा भैया तुम काफी जल गए हो, तुम्हारा इलाज जो है यहाँ नहीं हो सकता, तो तुम यहाँ तो हॉस्पिटल चले जाओ, आइसोलेशन वार्ड होता है, या किसी भी नर्सिंग होम में चले जाओ। इसके बाद वो थोड़ी देर बाद अपने साथियों के साथ यहाँ से चला गया। अब यहाँ मेरे पास तो एक ही आदमी आया था जिसको मैंने देखा, और उसके बाद कितने आदमी आए कितने इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं। फिर मेरे पास 2:30-3 बजे करीब प्रशासन के लोग आए, उन्होंने मुझसे मालूम किया कि आपके यहाँ कोई जलाओ केस आया था, कुछ तरह का आया था। तो प्रशासन के लोग आए, फिर उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप जो है कप्तान साहब या एसपी साहब आपसे बात करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कोई चीज। तो मैंने जाके वहाँ जानकारी दी, मैंने कहा इस तरह से ऐसे वो आया था, और फिर मैंने जाके उनको बताया जिस तरह से मेरे पास वो आया था, और वो अपना चला गया था अपने थोड़ी देर बाद यहाँ से क्लिनिक से। उसके हाथ जले हुए थे, उसके चेहरा काला था और पेट पे भी जला हुआ था। हम ये सोच रहे कुकर फटा कोई, ये बताते हुए निकले। उनमें से 3-4 रहते थे, ये 3-4 महीने से रह रहे थे, 3-4 आदमी रहते हैं। इनका ये पता नहीं था किस टाइम आते हैं और किस टाइम जाते हैं और किधर से निकलते किधर से बढ़ते हैं। कभी कभी हमने ये भी सुना 7-8 आदमी रहते थे। तो अब हमने सुना कि स्टोव फटा या कुकर फटा। हम अंदर कमरे में गए तभी हाल के हाल, तो पता चला कि वहाँ बहुत घनघोर सा एक अंधेरा हो गया, अलग सी स्मेल आ रही थी। जब बारूद की स्मेल लगती ना, वो स्मेल आ रही थी। और अंदर जाके देखा, वहाँ पता चला 2-3 सिलेंडर बम भी छोटे छोटे वो लगे हुए थे वहाँ पे। तो बिजनौर के घर में दहशतगर्द दिल्ली को दहलाने की साजिश को रच रहे थे और घर में मौत का सामान तैयार कर रहे थे, लेकिन बम बनाने के दौरान इस धमाके ने आतंकियों के इस खौफनाक प्लान का भांडाफोड़ कर दिया। इस ब्लास्ट में एक आतंकी जख्मी हुआ और जिसे उसके साथी अपने साथ लेकर गए, और धमाके के बाद फरार हुए 5 आतंकियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। घर में हुए ब्लास्ट से आतंकी साजिश का पर्दाफाश। दिल्ली में धमाके की साजिश से उठा पर्दा। बिजनौर के एक घर में रची जा रही थी खूनी साजिश। खंडवा जेल से भागे आतंकियों का प्लान टेरर। बिजनौर में शुक्रवार को जाटान मोहल्ले में हुए एक ब्लास्ट ने आतंकियों के नापाक मंसूबों का पर्दाफाश कर दिया। जी हां, जिस घर में आतंकी मौत का सामान बना रहे थे, उसी जगह बम बनाते वक्त हुए धमाके ने आतंकियों के प्लान टेरर का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि बीते साल 1 अक्टूबर की रात खंडवा जेल से 8 कैदी फरार हो गए थे, जिनमें से 7 सिमी के सदस्य थे, जिनमें एक सिमी सदस्य का सहयोगी था। इन सभी को अलग अलग जेलों से एक एसटीएफ जवान की हत्या के मामले में पेशी के लिए खंडवा लाया गया था। लेकिन रात के अंधेरे में टॉयलेट के शीशे को तोड़कर और चादरों की रस्सी बनाकर ये सभी नीचे उतर गए। इसके बाद वहां पर तैनात गार्ड्स पर हमला बोलकर वहां से फरार हो गए थे, जिसमें सिमी सदस्यों के सहयोगी को अगले दिन ही पकड़ लिया गया था। वहीं जेल से भागे सिमी सदस्यों के सरगना अबू फैजल को मार्च 2014 में बड़वानी जिले के सेंधवा से गिरफ्तार किया गया था। बाकी बचे 5 आतंकी एजाजुद्दीन, अहमद, महबूब उर्फ गुड्डू, जाकिर बदरूल और असलम बिजनौर के जाटान मोहल्ले में बीते 4 महीनों से नाम बदलकर रह रहे थे। पड़ोसियों के मुताबिक धमाके के दिन करीब 11 बजे उनके कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट के बाद एक झुलसे हुए युवक को लेकर उसके बाकी साथी ये कहते हुए घर से निकल गए कि कुकर फट गया है। क्या स्टोव जल गया, स्टोव जल कर देखा तो वो निकल कर भागा। हाँ,
खून लग रहा, मुंह से खून निकल रहा। कितने लोग थे? कितने लोग थे? 3 आदमी थे, 3 लड़के। और क्या मैं आके देखा, इतने धुंधुकार उठ रहा, ऊपर तक मैंने भी देखा, तो बच्चे को उठा कर बारूद ले गए बाहर जाकर, बाहर से देखा मैंने देखा तो वाकई में बहुत धुंधुकार। लेकिन इस ब्लास्ट की वजह थी घर में रखा विस्फोटक, जिसकी मदद से मौत का सामान तैयार किया जा रहा था। इस ब्लास्ट में महबूब उर्फ गुड्डू 70% जल गया है। जली हालत में वो भी फरार हो गया। पुलिस अब प्राइवेट अस्पतालों की खाक छान रही है। मौकाए वारदात से पुलिस ने 9mm की पिस्टल, लैपटॉप, छोटा गैस सिलेंडर, मोबाइल, सिम कार्ड, बम बनाने का सामान और 3 ID बरामद की है। पुलिस के मुताबिक कमरे से मिली ID के आधार पर हुई जांच में पाया गया है कि ये सभी खंडवा जेल से फरार सिमी के आतंकी हैं। मध्य प्रदेश ATS ने भी ID और CCTV में आतंकियों के फोटो और वीडियो देखकर इस बात की तस्दीक भी की है। फिलहाल पुलिस और खुफिया टीमें आतंकियों की तलाश में जुट गई है। बिजनौर से वसीम अख्तर, लखनऊ से विवेक तिवारी और दिल्ली से अनुज शुक्ला, जी मीडिया। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक तिवारी जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं लखनऊ का। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, ये अगर धमाका नहीं होता तो शायद पता भी नहीं चलता है कि यहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई चल रही है इनको पकड़ने के लिए? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही की। अगर ये धमाका नहीं होता तो शायद नहीं पता लगता, क्योंकि कई महीनों से ये लोग रह रहे थे और खुद को इन्होंने मुरादाबाद के रहने वाला बताया था और ये बताया था कि बिजनौर की एक पेपर मिल में वो लोग काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी स्थितियां थी। लेकिन अब फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है, क्योंकि CCTV फुटेज से ये जरूर पता लग गया है कि ये लोग वही हैं जो खंडवा जेल से भागे थे 2013 में। सारे के सारे सिमी से जुड़े हुए लोग हैं। ये एक बड़ी बात है जिनकी तलाश कई वर्षों, करीब 1 साल से 1.5 साल से कर रही थी मध्य प्रदेश की ATS। अब कम से कम ये पता लग गया है कि वो सारे लोग वही हैं, बिजनौर में छिपे हुए थे। फिलहाल अभी ये लोग फरार है। एक घायल जो उनका साथी है वो सबसे बड़ा सबूत है कि उसको लेके कहीं ना कहीं कोई अस्पताल में जरूर गए होंगे। तो उसके लिए तलाश की जा रही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि NIA भी इस काम में लगी हुई है। लेकिन फिलहाल अभी तक ATS को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। घटनाक्रम पर अगर शुरू से नजर डालें विवेक, तो लगातार हमें फेल्योर देखने को मिल रहा है। अगर MP पुलिस की बात करें तो वहां से खंडवा से ये भागकर आतंकवादी निकल जाते हैं और किस तरह से निकल जाते हैं ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल। और अब अगर बात करें तो IB की फेल्योर भी हम यहां पर देखते हैं, क्योंकि उनको अंदाजा भी नहीं होता, उनको पता भी नहीं चलता है कि बिजनौर में इतने आतंकवादी इतने संख्या में कहें कि रह रहे हैं। वो तो एक बार हम फिर से कहें कि धमाका हो गया इसलिए पता चल गया, अदरवाइज उनको पता नहीं चला कि क्या कुछ उनके नाक के नीचे चल रहा है। स्थानीय पुलिस प्रशासन की बात करें तो सबका फेल्योर एक बार फिर से सामने आता है। बिल्कुल, कम से कम हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लोकल इंटेलिजेंस का जरूर फेल्योर है। आमतौर पर अगर कोई किराएदार रहता है तो उसके मकान मालिक को उसकी पूरी रिपोर्ट थाने को देनी पड़ती है। वो सब काम भी नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। यह साफ जाहिर हो गया जिस तरह से इन लोगों ने कई महीनों तक उस मकान में शरण ले रखी थी। हाँ, ये बात सही है कि धमाका हुआ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सिमी से जुड़े हुए लोग थे, हालांकि इस संगठन को बैन करके रखा हुआ है सरकार ने, लेकिन फिर भी इसके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधि में जुड़े हुए हैं, वो एक्टिव हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि बहुत बड़ा संगठन था एक जमाने में सिमी, और बहुत से लोगों को, बहुत से नौजवानों को इसने गुमराह करके अपने संगठन से जोड़ा हुआ था। लेकिन अब यह साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं उस संगठन से जुड़े लोग अब भी एक्टिव हैं और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगे रहते हैं। और कह सकते हैं कि विवेक, इस माध्यम से आम लोगों के लिए भी यहाँ पर जागरूक होने का मौका है, क्योंकि कोई भी किसी भी रूप में आ सकता है और किराएदार को रखते वक्त यहाँ पर आम लोगों को भी सावधानियां बरतनी चाहिए और उनको पुलिस वेरिफिकेशन के जरिए ही वापस उनको मकान देना चाहिए। इस बात की भी कह सकते हैं कि यहां से साबित होता है। और सबसे बड़ी फेल्योर इसी की वजह से भी हुआ। अगर पहले से पुलिस वेरिफिकेशन हो गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। हाँ, बिल्कुल, ये बात सही है। हालांकि इस तरह के कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते। और जो स्थानीय पुलिस होती है थाना स्तर की या चौकी स्तर की, वो भी इसमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेती, जिसकी वजह से ही इतने सारे लोग एक साथ इतने दिनों तक छिपे रहे। तमाम और भी लोग गाहे बेगाहे पकड़ ही जाते हैं। कोई पाकिस्तान का रहने वाला है, छिपा रहता है, या ISI का एजेंट निकलता है। तो ये बात सही है कि किराए पर रहने वाले लोगों के लिए एक पुख्ता व्यवस्था करने की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हो सकता है कि बड़ी वारदात करने के लिए ये लोग यहाँ पर बिजनौर में रुके हों, जो
जो सूत्र बता रहे हैं एटीएस के आशुतोष, वो ये है कि दिल्ली में नवरात्रि और दीपावली के बीच में बड़ी वारदात करने का इनका इरादा था और ये पकड़े गए, खुल गया सारा मामला। हो सकता है ये लोग एक साथ हो या इधर उधर हो गए हों, लेकिन फिर भी चूंकि बिजनौर दिल्ली से करीब है, वहां से दिल्ली की रेकी आसानी से की जा सकती है, इसलिए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गढ़ है वो आतंकवादियों के लिए एक पनाहगाह बना हुआ है, ताकि दिल्ली और जो महत्वपूर्ण शहर हैं दिल्ली और आसपास के, उनके ऊपर हमला किया जा सके। विवेक, आपका हम रुख फिर से करेंगे। इस बीच मकरंद काले हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। मकरंद, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि खंडवा के जेल से ये आतंकवादी भागकर निकले और अब यहां पर पश्चिमी यूपी की जैसे बात करें, बिजनौर की अगर बात करें, तो यहां पर ये बम बनाते हुए जब विस्फोट हुआ तब ये मामला संज्ञान में आया और पता चला कि ये जो है आतंकवादी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जांच आगे चल रही है इस बाबत और कार्रवाई क्या चल रही है? देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 2013 में 1 अक्टूबर के समय 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के दरमियान रात को खंडवा जेल से 6 आतंकवादी फरार हुए थे, जिसमें अबू फैजल, जो कि सिमी का एक मास्टरमाइंड माना जाता है, वो भी शामिल था। हालांकि अबू फैजल अब गिरफ्त में आ चुका है एटीएस की और फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन जो बाकी बचे 5 साथी हैं उनकी तलाश में कई जगह पर दबिश दी गई। और इससे पहले जब हम फॉलोअप कर रहे थे लगातार इस खबर का, तो ये पता चला कि मध्य प्रदेश के अलावा शोलापुर, जो कि महाराष्ट्र का है, और उड़ीसा, इन 2 जगहों पर इनकी लोकेशन होना पाया गया था और इसके आधार पर यहां पर कई ठिकानों पर एटीएस ने दबिश भी दी थी। लेकिन यूपी में इनके होने का कोई सुराग अभी तक एटीएस को नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर है आईबी का कि इस तरह से गुमराह करते रहे आतंकी अभी तक एटीएस को। और बिजनौर में एक लंबे समय से वो रह रहे हैं, बम बना रहे थे, और जैसा कि विवेक ने बताया कि दिल्ली में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तो एक आईबी का बहुत बड़ा फेलियर यहाँ पर नजर आता है। अब चुनौती उनको पकड़ने की है। मध्य प्रदेश एटीएस की ओर से भी एक टीम इस जांच में हिस्सा लेगी और यूपी पुलिस का सहयोग करेगी। और एक और यहाँ पर खास बात यह है कि जो 70% जला महबूब है, वो एक अहम कड़ी है। यहाँ पर एटीएस के अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि पहला टारगेट जो है वो महबूब को पकड़ना है, क्योंकि महबूब एक आसान टारगेट बन चुका है अब एटीएस के लिए, जिसको भी पकड़ना बेहद जरूरी है। और महबूब के पकड़ में आते ही बाकी तार भी खुल सकते हैं कि आखिर किस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले थे। ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे कि एमपी पुलिस की भूमिका क्या है, वो क्या कार्रवाई कर रही है और क्या कुछ स्पेशल, कुछ खास प्लान भी तैयार किया गया है इस आतंकवादियों को, इनको पकड़ने, धर पकड़ने के लिए? देखिए, प्लानिंग का खुलासा तो एटीएस के किसी अधिकारी ने नहीं किया है। उनका ये कहना है कि पूरा ऑपरेशन अंडर कवर है और जो भी औपचारिक जानकारी, कभी जब भी ये दबिश देते हैं या जहां भी जांच इनकी पूरी हो जाती है, वहां की जानकारी ये मीडिया को और पब्लिक फोरम पर मुहैया कराते हैं। तो जहां तक एटीएस का सवाल है, अभी तक जो जानकारी दी गई थी उसके हिसाब से उड़ीसा और महाराष्ट्र में छापेमारी की कार्रवाई 2 या 3 जगहों पर की गई थी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों से सिमी के संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा जा चुका है और साथ ही साथ उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद भी किया जा चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में होने का कोई भी सुराग अभी तक एटीएस के पास नहीं था, और था भी तो उन्होंने इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखा था। और यूपी पुलिस के संपर्क में होने की बात अब एटीएस के अधिकारी कर रहे हैं और साथ ही साथ इस मामले में पूरी जांच में सहयोग भी किया जाएगा और एटीएस की एक टीम अब यूपी पुलिस का सहयोग करेगी इस पूरे मसले पर। इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए। बहरहाल आपका मकरंद काले बहुत शुक्रिया और विवेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उस पर नजर डालते हैं। चंदौली में छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले में एयरफोर्स का जवान गिरफ्तार किया गया है और जवान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के S1 कोच में लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था। सभी छात्राओं की अगर बात करें तो जवाहर नवोदय स्कूल मधेपुर बिहार की हैं। स्कूल प्रिंसिपल की शिकायत पर जीआरपी मुगलसराय ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि चंदौली में छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले में एयरफोर्स का जवान गिरफ्तार किया गया है। जवान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के S1 कोच में लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था। सभी छात्राएं जवाहर नवोदय स्कूल मधेपुरा बिहार की हैं। स्कूल प्रिंसिपल की शिकायत पर जीआरपी मुगलसराय ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक तरफ देश की भारतीय सेना की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से बाढ़ के हालात पैदा हुए, वहां पर जीवटता दिखा रही है और अपने ड्यूटी को निभा रही है। तो ऐसे सेना के जवान भी हैं। और एक तरफ एक और जवान की बात करें तो लड़कियों के छेड़खानी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ अजय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजय, जानना चाहेंगे क्या है मामला? अजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
जी बिल्कुल पहुंच रही है। जानना चाहेंगे ये पूरा वाकया क्या है? जी बताना चाहेंगे, ये संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से पटना के लिए निकली हुई थी और इसी ट्रेन में मधेपुरा बिहार की जो नवोदय विद्यालय की छात्राओं की जो यूनिट थी वो भी टूर पर गई हुई थी और इसी ट्रेन में एयरफोर्स का एक जवान जो नई दिल्ली में तैनात है मूल रूप से और शैलेंद्र कुमार नाम है इसका, वो भी यात्रा कर रहा था। जैसा कि छात्राओं का कहना है कि ट्रेन में चलती ट्रेन के दौरान इसने पहले तो जम के शराब पी और उसके बाद शराब पीने के साथ ही वो बेकाबू होकर के पूरी तरीके से छात्राओं के साथ छेड़खानी करने लगा और छात्राओं ने जब इसका विरोध किया तो वो उसकी हरकतें और भी बढ़ने लगी और स्थिति जब कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी तो हालांकि जो ये जवान गिरफ्तार हो चुका है अजय? जी बिल्कुल, इसे जीआरपी मुगल सराय ने गिरफ्तार कर लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए आपका। आगे अगर बढ़े तो गोंडा में चीनी मिल के डिप्टी मैनेजर की पत्नी की हत्या की गुत्थी उलझती ही जा रही है और हत्या के बाद शक के दायरे में जहां मृतक का पति परवेज था, वहीं अब परवेज खुद रेलवे ट्रैक के पास जख्मी हालत में पुलिस को मिला है और जिसके बाद अकीला की हत्या अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। एक रिपोर्ट आपके लिए। गोंडा के मनकापुर इलाके में चीनी मिल में डिप्टी मैनेजर की पत्नी की हत्या का मामला दिन ब दिन उलझता जा रहा है। पहले इस हत्याकांड में जहां मृतक अकीला बानो का पति परवेज अख्तर शक के दायरे में था, वहीं अब परवेज जख्मी हालत में रेलवे ट्रैक के पास से पुलिस को मिला। ऐसे में सवाल ये कि आखिर परवेज की पत्नी अकीला का कातिल कौन है? चीनी मिल में इंजीनियर परवेज अपने ऊपर हुए हमले के लिए पहली पत्नी के 2 भाइयों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसके मुताबिक उन्हीं ने उस पर चाकुओं से वार किया था। दोनों मेरे सगे साले, एक का नाम अंजू है, एक का नाम शकील, मेरी ओर लाइट दिखा के एक चाकू इधर एक इधर, थोड़ी थोड़ी सी रोशनी इधर उधर चेहरे पर टच कर रही थी। पूरी चाकू सर अंदर घुसी है, मेरे अंदर तक रोशनी थी, जीप आ रही थी, थोड़ा बहुत छुप गए, मेरी आवाज नहीं थी, फिर वो भाग गए। दरअसल परवेज ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी से परवेज का विवाद चल रहा था, जिसके चलते किसी मामले के निपटारे के लिए वो वारदात के दिन परवेज अख्तर के घर पहुंची थी, जहां किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और इस दौरान परवेज की पत्नी के भाइयों ने अकीला और परवेज पर भारी भरकम चीज से हमला कर दिया, जिसमें अकीला की मौत हो गई, जबकि परवेज जख्मी हो गया। जिसके बाद वो अपनी 1.5 महीने की बच्ची के साथ अकीला के घर के लिए रवाना हुआ, लेकिन उसी दौरान दोबारा पहली पत्नी के भाइयों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। मैं किचन में गया तो ये लोग पता नहीं कैसे क्या हुआ, कमरे में मारा किसी चीज से, पत्थर से। गया तो देखा उसने मेरे भी, पहले तो मैं देखा खून, तुरंत मेरे को चक्कर आया, पीछे से मारा हल्के से, पता नहीं किस चीज से मारा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। ये थी पहली पत्नी से इनका मुकदमा भी चल रहा था और उनकी जो दूसरी पत्नी थी, संदिग्ध सूचना मिलने पर जब दरवाजा खोला गया तो मृत अवस्था में पाई गई। उनके सर पे चोटों का निशान है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है और जल्दी ही हम घटना का अनावरण कर लेंगे। कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन घटना खुल जाएगी बहुत जल्द। अकीला की मौत और परवेज पर हमला अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। अकीला की मौत के बाद परवेज ने इस मामले की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी? बच्ची को लेकर अकेले ही उसने अपने ससुराल जाने की क्यों ठानी? ऐसे कई सवाल हैं जो इस मर्डर की मिस्ट्री बन गए हैं। इस पूरे मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। अंबिकेश्वर प्रताप पांडे, जी मीडिया, गोंडा। फैजाबाद में पुलिस का बेशर्म चेहरा सामने आया है। कंधारी बाजार इलाके में 10 साल के मासूम पर वर्दी का धौंस जमाते हुए पुलिस ने उसे 5 थप्पड़ मारने का फरमान सुना दिया। हैरत की बात तो यह है कि यह बच्चा कोई आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित था। दरअसल गुंडे किस्म के कुछ लोग उसे डरा धमकाकर उससे वसूली किया करते थे और पिछले कई महीनों से उस पर घर से पैसे लाने का दबाव बनाया जा रहा था और इसी की शिकायत लेकर अपने परिजनों के साथ यह बच्चा कोतवाली पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने आरोपी को बगैर पूछताछ के क्लीन चिट दे दी और बच्चे के परिजनों को थप्पड़ मारकर सच उगलवाने की नसीहत दे दी।
कहाँ हो? उन्होंने कहा लखनऊ में। फिर मैम प्रिंसिपल, अगर पुलिस उल्टे ही बच्चे को ही डांटती है, फटकारती है और पुलिस की मौजूदगी में, तो ये तो बहुत ही घिनौना कृत्य है पुलिस का और हम तो इसकी बहुत ही निंदा करते हैं। और ये कानून के भी खिलाफ है कि पीड़ित जाता है कुछ हमारी शिकायत सुनी जाए, ना कि उसको बुला करके जो है अगर उसी को कहा जाता है कि अपने बच्चे को ले जाइए, इसको 5-6 थप्पड़ मारिए, तो पुलिस का ये रवैया तो बहुत घिनौना है। पूछा तो उसने बताया कि हमको कुछ लोग स्कूल के पास पैसा लेते हैं, तो हमने जो है एप्लीकेशन दिया। तो एप्लीकेशन हमने 1-2 दिन दिया, उसके बाद कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, कोई आया नहीं और ना कोई पकड़ा गया। उसके बाद जो है एक दिन फिर जो है पुलिस ने हमसे फ़ोन करके बुलाया और उन बच्चों को सबको इकट्ठा किया था और वहाँ इकट्ठा करने के बाद बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को जो है अगर 10 दिन भी रखे रहेंगे और पूछेंगे, मारेंगे, जब भी वो गलती शब्द बोलेगा। यूपी पुलिस की रवैया भी अजीब है। जहां सख्ती दिखानी चाहिए वहां नरमी दिखाई जाती है और जहां नरमी बरतनी चाहिए वहां सख्ती दिखाई जाती है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे